कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और डीजीआईएसपीआर पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि उनका सारा सियासी तजुर्बा, बसीरत, ये सारी कहानियां हैं, वो सिर्फ एक मफामत के बादशाह के तौर पर याद रखे जाएंगे या फायदे उठाने वाले सियासतदान के तौर पे याद रखे जाएंगे, और फजल रहमान साहब की कोई सियासी औकात बाकी बची नहीं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील किया, गंद मारा, उसके बाद उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो इक्तदार में रहे, अपोजिशन में भी आए तो अपने आप को इक्तदार में रखा, अपोजिशन ने उनको इस्तेमाल किया। कल के बच्चों ने, मरियम ने और बिलावल ने फजल रहमान को आगे लगाया, उनके जरिए रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया, फौज को पीछे लगाया, और उसके बाद फजल रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया। यह है फजल रहमान साहब की टोटल सियासी औकात। उस वक्त से लेकर अब तक फजल रहमान साहब इक़्तिदार में भी रहना चाहते हैं और हुक्मरानों के साथ नाराज भी है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। अब उन्हें एकदम उम्मीद लगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नाराज है ना, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है इमरान खान के फैसले से कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया। फजल रहमान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी की जगह पे मेरा भाई बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये होने नहीं देगी। वहां पे सेक्टर कमांडर वगैरह तगड़े हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ेगी और एक एक करके एमपी उनकी झोली में डाला जाएगा। और उन्हें ये यकीन क्यों आया, जैसे उन्होंने खुद 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, उनको पता था कि ये गलत काम है, मैं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किया और एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डालकर करवाया। उन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुल्क में आईन नहीं है, कानून नहीं है, अदालत नहीं है, शायद मेरे भाई का दाव लग जाए। और फजल रहमान अंदाजा करें इनकी हरकतें कि इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, तो खैबर पख्तूनख्वा में इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। औकात इनकी इतनी है, थोड़ी सी सीटें इन्होंने जीती हुई हैं और बिल्कुल सियासी औकात ना होने के बराबर है, और मखसूस नशिस्तें इन्होंने ले ली माले गनीमत के तौर पे, फिर भी इनकी कोई औकात नहीं है। पीटीआई 2 तिहाई पे खड़ी है। अब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ तोड़ के पीटीआई के लाएगी और लाकर हमें देगी, हमारी झोली में डालेगी, मैं अपने भाई को वज़ीर आला बनाऊंगा। ये ख्वाब लेकर फजल रहमान साहब ने, वो कहते हैं ना हलवा खाने के लिए हरदम तैयार, तो फजल रहमान साहब ने वो वाला रोल प्ले किया एक दफा फिर। लेकिन एक मरतबा फिर फजल रहमान साहब जो है उनकी उम्मीद टूट गई। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जबर के सहारे फजल रहमान साहब को लगा कि बंदे तोड़कर इनके वोट पूरे करवाए जाएंगे। इस चक्कर में लगे रहे और अपनी सियासत में एक मरतबा फिर हजीमत उठाई। फजल रहमान साहब ने अपना सियासी रिकॉर्ड एक मरतबा फिर खराब कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर उनके भाई ने जाके जनाब चैलेंज किया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी। पहली बार ऐसा हुआ कि हलफ बर्दारी की तकरीब में इस तरह का अपने माहौल देखा। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में थे, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। ये आईएसएफ के वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना असासा समझती है इन्हें। इन नौजवानों ने बहुत नारेबाजी की। पहली मरतबा ऐसा हमने देखा कि इस लेवल की, इस तरीके से हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और इस तरह लोग आए हैं बड़ी तादाद में निकल के। तो ये एक लगता है मोमेंटम बनने जा रहा है, जो मोमेंटम इमरान खान साहब बनाना चाहते थे, जो अली अमीन गंडापुर के होते हुए नहीं बन रहा था। देखिए गंडापुर की नीयत कुछ भी हो, लेकिन गंडापुर के साथ जो आखिर में हुआ उससे ये तो साबित हो गया कि अब गंडापुर के पीछे आवाम निकलने वाली नहीं है। जिस तरह गंडापुर को लोगों ने जलसे के अंदर जूते दिखाए, नारे लगाए, उनके खिलाफ आवाजें कसी, और गंडापुर ने जैसे उस जलसे को तबाह बर्बाद किया कि कचरे के ढेर के ऊपर बदबूदार जगह पे उन्होंने जलसा करवा दिया पकड़ के। ये सारा कुछ करके गंडापुर साहब को हटाना इमरान खान साहब के लिए जरूरी हो गया था। उन्होंने गंडापुर को हटाया और अपने दूसरे एक बंदे को ले आए। अब जो हमने देखा ये हलफ बर्दारी के मौके के ऊपर माहौल कि वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं और वहां पे नारे लग रहे हैं आईएसएफ के, तो ये गवर्नर के लिए भी हैरान कुन था कि ये क्या हो रहा है। देखिए एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जूते पॉलिश किए और इतने पॉलिश किए कि उनका बेड़े गर्क हो गया। अब वो ईवानों की पार्टी बनकर रह गई है। अवाम के अंदर तो उनकी भी वक़्त उतनी नहीं है। अब बेचारे जोर जबरदस्ती करके ब्यूरोक्रेसी के जोर पे, अपने कुछ उनके माफिया थे उनके जोर के ऊपर वो इक़्तिदार बना लेते हैं, लेकिन उनकी वो पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल अच्छी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद जिसका हक था वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, राना सनाउल्लाह हो, चौधरी निसार हो, अयाज सादिक हो, खुर्रम दस्तगीर हो, या कोई भी हो PMLN में, ये जुनैद सफदर की गुलामी करेंगे आने वाले वक्त में। इन्हें कभी भी अपोजिशन लीडर जैसा अहम ओहदा या इन्हें कभी भी वज़ीर आला जैसा अहम ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा, वज़ीर आज़म जैसा ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा। जब तक इस खानदान के घरों के अंदर इंसान जिंदा है, कभी भी मुस्तकिल बुनियाद पे इनमें से किसी को भी कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे दोस्त मोहम्मद खोसा को ओहदा दिया गया 3 माह के लिए, फिर उसके बाद उसको निशाने इबरत बनाया गया। सरदार खोसा साहब जो थे, जुल्फ़िकार खोसा, उनके बेटे को बनाया गया था जब